उनमें और आतंकवादी में क्या फ़र्क है? वो आतंकवादी भी देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ये लोग भी देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। हमारा देश जब पाकिस्तान जैसे मुल्क से, जो एक आतंकवादी मुल्क मैं उसको मानता हूँ, लड़ रहा है या लड़ रहा था, और उस वक्त में जब फौजें हमारी बड़ी बहादुरी के साथ में अपनी जान की बाजियाँ भी लगा रही थी, बहुत सारे लोग शहीद भी उसके अंदर हुए हैं, उस वक्त में जाकर के आप यहाँ पर ये कहते हो कि साहब ये कर्नल सौफिया आतंकवादियों की बहन या पाकिस्तानियों की बहन, एक धर्म के आधार पर आप अगर ये बात करते हो तो ये देश को तोड़ने वाली बात है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक्शन लेने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार है, उन्होंने उनको बचाने का काम किया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके ये कहा FIR करो उनके खिलाफ, तो जो FIR करके वो पहुंचे, उस FIR में कंटेंट्स ही नहीं लिखे हुए थे, एलिगेशन ही नहीं लिखे हुए थे, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ही नहीं लिखा हुआ था। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर अभी भी सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है, उस आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने देश को तोड़ने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ दी। पल पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। देश में जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के एक दुकान चलाई जा रही है, मुसलमानों को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, अगर मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे रहा है और अगर मुसलमान इस देश के लिए दुश्मन की सेना से सीधे तौर पर भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तब भी कटघरे में मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है। और जब बात मुसलमानों की आती है तो तमाम लोग मुसलमान लिखने से मुसलमान को गुरेज करते हैं और कहते हैं कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और मुसलमानों के बारे में अगर बात की जाए तो वक्फ के मामले पर भी अगर निशाना बनाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। देश में किस तरीके से लगातार निशाने पर मुसलमान हैं, इसी पर बात करने के लिए हमसे एडवोकेट शाहिद अली साहब मौजूद हैं। सर, मुसलमान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा है। हाल ही में भारत पाकिस्तान की जो कुछ दिनों तक जंग चली, मोहम्मद इम्तियाज़ ने जान गंवाई और कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। और उसके बावजूद हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमान इस देश के तिरंगे के लिए, मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर रहा है, फिर भी कटघरे में मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि साहब, पाकिस्तानियों की बहन कह करके कर्नल का अपमान, देश की सेना का अपमान कोई मुसलमान अगर ये करता तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं तो क्या संविधान अलग अलग है? ये संविधान तो एक ही है, संविधान सुप्रीम है, और संविधान तमाम लोगों को, जो भी देश के बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, उन सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो मुसलमान हों या दलित हों या OBC हों या उनके कोई भी जात हो, कोई भी उनका धर्म हो, पारसी हों, यहूदी हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदू हों, सबको बराबर का अधिकार देता है संविधान। तो संविधान ने कोई गलती नहीं करी है, संविधान सुप्रीम है, संविधान ने कोई गलती नहीं करी है, संविधान बहुत खूबसूरत है। इस खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन लोग जब ये कोशिशें करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो संविधान को ख़त्म करने की कोशिशें नहीं है, बल्कि देश को ही ख़त्म करने की कोशिश है। क्योंकि संविधान, जो ये खूबसूरत संविधान है, ताकतवर संविधान है, इसके ताकतवर होने की वजह से, इसके खूबसूरत होने की वजह से हमारा देश सारे जहां से अच्छा है। इसके ताकतवर होने की वजह से हमारा देश किसी की भी आंख में आंख डाल के बात कर सकता है। अभी पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया, वहाँ पर जाके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आ जाती है निकल के कि जो भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो चूँकि उनको जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो इसी ईंधन पर आधारित है, मुसलमानों की नफ़रत पर। उन्होंने 2 टर्म कंप्लीट कर लिए, तीसरा टर्म उनका चल रहा है, लेकिन मेरी नॉलेज में कुछ भी ऐसा नहीं है उनका कि उन्होंने कोई डिलीवर किया हो देश की जनता के लिए या देश के लिए। जैसे आप अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वो उनसे पहले की सरकारों ने दी, आपको एजुकेशन सिस्टम की बातें करें तो वो उनसे पहले की सरकारों ने दी, आप कुछ भी बात कर लीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए, या आप इस देश को कंप्यूटर में पहुंचाने का श्रेय जिसको जाता हो, राजीव गांधी जी को,
कुछ भी बात कर लीजिए आप, तो वो उससे पहले की सरकारों ने दी। इन्होंने क्या दिया? सिर्फ नफ़रतें दी, और नफ़रतों की पराकाष्ठा आप देखिए कि कितने चरम पर हैं कि जब हमारा देश पाकिस्तान और उसके आतंकवाद से जूझ रहा है, और यहाँ पर उन लोगों ने एक दुस्साहस कर दिया आकर के कि यहाँ पर हमारे लोगों को मारा, और देश के अंदर चूँकि इनकी जो पॉलिटिक्स है नफ़रत फैलाने वाली, उसी नफ़रत फैलाने वाली पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने ये वाली कार्रवाई करी। तो बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो कुछ जो तार निकल के आएंगे, उन्हीं लोगों के साथ इनके तार जुड़े हुए नज़र आएंगे जो देश में नफ़रत की पॉलिटिक्स करते हैं या देश को नफ़रत की पॉलिटिक्स की आग में झोंका हुआ है। अब जो भी इसको करता है, जो भी नफ़रत की पॉलिटिक्स करता है, या मुसलमानों को हाशिए पर डालने का काम करता है, या दलितों को हाशिए पर डालने का काम करता है, उनमें और आतंकवादियों में क्या फ़र्क है? वो आतंकवादी भी देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ये लोग भी देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो देश को जो तोड़ने की बातें करते हैं वो आतंकवादी की कैटेगरी में आते हैं। अब हमारा देश जब पाकिस्तान जैसे मुल्क से, जो एक आतंकवादी मुल्क मैं उसको मानता हूँ, लड़ रहा है या लड़ रहा था, और उस वक्त में जब फ़ौजें हमारी बड़ी बहादुरी के साथ में अपनी जान की बाजियाँ भी लगा रही थी, बहुत सारे लोग शहीद भी उसके अंदर हुए हैं, उस वक्त में जाकर के आप यहाँ पर ये कहते हो कि साहब ये कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन या पाकिस्तानियों की बहन, एक धर्म के आधार पर आप अगर ये बात करते हो तो ये देश को तोड़ने वाली बात है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया। एक्शन लेने के बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ की सरकार है, उन्होंने उनको बचाने का काम किया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेके ये कहा FIR करो उनके खिलाफ, तो जो FIR करके वो पहुँचे, उस FIR में कंटेंट्स ही नहीं लिखे हुए थे, एलिगेशन ही नहीं लिखे हुए थे, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो ही नहीं लिखा हुआ था। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर अभी भी सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है, उस आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने देश को तोड़ने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ दी, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ये कहना है कि वो सेडिशन की कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। जो धाराएं जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर करने का, FIR करने का, उसमें सेडिशन तक की धारा यानी देशद्रोह की धारा उसके अंदर है। तो देशद्रोह की धाराएं हैं या उसके खिलाफ UAPA के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो उसको उन्होंने अभी तक सजा के रखा हुआ है, मंत्री को मंत्री पद से नहीं हटाया। दूसरा, FIR में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रखा, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ये तो क्वेश्चन हो जाएगी FIR कभी भी। तो इस तरह की अब चीज़ें होती हैं कि देश को तोड़ने वालों को, जो तोड़ने वाले लोग हैं, उनको साथ जब सरकार देती है, वो जिस भी पार्टी की सरकार हो, फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, तो इनका बिल्कुल मिला जुला स्वरूप सामने आता है कि इनमें और आतंकवादी में क्या फ़र्क है। सर, एक लीगल एस्पेक्ट में समझना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले पर। जिस बंदे ने ये बयान दिया उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा पुलिस को कि आप जाकर के FIR दर्ज करें। FIR दर्ज होती है, पर उसी FIR को रद्द कराने के लिए वो शख्स सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, फिर हाई कोर्ट में दोबारा जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट कहता है कि उन पुलिस वालों को भी फटकार लगती है कि आपने देरी क्यों की। क्या माना जाए, बात सेना की हो रही है, पुलिस वालों को तो ऐसे में देश की सेना के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्या ऐसे में जिन्होंने ये हरकतें की हैं उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इनमें सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें जो कार्रवाई है उसके पीछे 2 रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो एक जो शैतान था यती नाम का, उसने उत्तराखंड के अंदर एक धर्म संसद की। धर्म संसद में उसने कहा मुसलमानों का जनसंहार कर दीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्वतः संज्ञान लिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके ये कहा कि कहीं भी कोई हेट स्पीच दी जाती है तो संबंधित थाने की जिम्मेदारी होगी वहाँ FIR करे, चाहे कोई कंप्लेंट आए नहीं आए। तो जब विजय शाह ने ये स्टेटमेंट दिया तो संबंधित थाने की जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसमें FIR करे। उन्होंने FIR नहीं करी संबंधित थाने ने, और जो वहाँ का जो भी कुछ पुलिस का अमला है, SP DSP जो भी कुछ है, उनको सब के सब उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आ जाते हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ। अब यहाँ से एक कदम बात और आगे चली जाती है। पहला कंटेम्प्ट हो गया, दूसरा कंटेम्प्ट की जो बात है वो ये है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने सो मोटो उस पर एक्शन ले लिया, और सो मोटो एक्शन लेके कहा कि भाई ये जो इसका स्टेटमेंट है विजय शाह का, ये देश को तोड़ने वाला है, ये डेंजरस है। गटर लेवल की लैंग्वेज है वो तो ठीक है, लेकिन ये देश को तोड़ने वाला है, डेंजरस है, इसने सेडिशन का इसके खिलाफ FIR करिए, और जो और धाराएं हैं हेट स्पीच की वो इसके खिलाफ FIR करिए। FIR तो करके पहुंच गए,
लेकिन एफआईआर में एलिगेशन ही नहीं लिखे। जो इसका क्लॉज 12 होता है एफआईआर का, पैरा 12, उसमें लिखा जाता है कि जो गुनहगार है उसने क्या ऑफेंस किया है, वो ऑफेंस ही नहीं लिखा। तो अब यहाँ पर उसको दोबारा बचाने की कोशिश की गई कि एक तरफ से लीबोपोती के लिए कह दिया, सामने आपके आदेश के पालन कर दिया, एफआईआर लिख दी, लेकिन एफआईआर में कंटेंट्स नहीं लिखे। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने दोबारा कहा कि भाई ये आपने क्या किया है, ये तो क्वैश हो जाएगी एफआईआर। तो आपने एक ऐसी एफआईआर दर्ज करी है जो क्वैश हो जाए, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी भाग के आ गए फ़ौरन विजय शाह साहब कि साहब यहाँ से ये क्वैश हो जाएगी हमारी एफआईआर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको डांट के दोबारा वो कर दिया कि साहब आप जब किसी पोस्ट पर हैं ऐसी भी जिम्मेदारी की, तो उसको आपको जिम्मेदारी की भाषा बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए आप, दूसरा कंटेम्प्ट ये हो गया जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का है कि आपने एफआईआर नहीं करी, एफआईआर में एलिगेशंस आपने नहीं लिखे। तो इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को दोबारा वहाँ पर वो कहना पड़ा कि आप ये करके लाइए, अब वो उसको करके लेके आएंगे। तीसरी बात ये है कि इसमें कि 2 बार कंटेम्प्ट हो गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी हो गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी हो गया, और उसको आप विजय शाह को अभी तक आप संभाल के बैठे हुए हो। मतलब देश के लिए जो सेना अपनी जान की बाजी लगा रही है और वहाँ पर धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी सेना है वो सेना है, उसमें ये नहीं होता कि सब फलां का धर्म क्या है, फलां का धर्म क्या है, और ना वो धर्म देख के किसी पर अटैक करते हैं। जो भी उनको आदेश मिला है, जो भी हमारे देश के लिए अच्छा हो सकता है, वो हर वो कदम उठाते हैं, जिसमें चाहे जान की बाजियाँ अपनी देनी पड़े जान, चाहे दूसरों की जान लेनी पड़े। तो ना तो अपनी जान देने से पीछे हटते हैं धर्म की वजह से, ना दूसरे की जान लेने से पीछे हटते हैं धर्म की वजह से। तो उस वक्त में और उस चीज़ में जब सारा देश पूरे आर्मी के साथ में खड़ा हुआ, पूरे देश के नेतृत्व के साथ में खड़ा हुआ है, उस वक्त भी इस पॉलिटिकल पार्टी का एक मंत्री ऐसा स्टेटमेंट देता है और उसको अभी तक बचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के ज़रिए बचाया गया, इवन सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया फिर भी बचाया, दोबारा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 100 मोटर ले लिया, फिर उसका भी कंटेम्प्ट कर दिया फिर भी बचाया, और अभी भी उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि साहब माफ़ी मांग ली। भाई फिर तो माफ़ी मांगने से अगर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आईपीसी को बंद कर दीजिए ना, अब जिसको बीएनएस के दिन बंद कर दिए, ख़त्म कर दिए बीएनएस को, फिर तो अपराध क्या रह गया, अपराध करेगा और माफ़ी मांग लेगा, बात ख़त्म होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, ये बिल्कुल इन चीज़ों के ख़िलाफ़ पूरा देश है और पूरे देश को होना चाहिए। क्योंकि सर हम लगातार देखते हैं कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, देश को तोड़ने वाली बातें होती हैं, देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री अगर चाहें तो इस नफ़रत पर लगाम लगा सकते हैं। आम मुसलमानों की तो बात छोड़ दीजिए, पहलगाम घटना घटी, आम मुसलमानों को जगह जगह निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई, कश्मीरियों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, वो आम मुसलमान थे। पर यहाँ तो देश की बेटी थी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने देश के लिए एक बड़ी जंग लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। घटना घटने के बाद देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आते हैं, अचीवमेंट बताते हैं, पर इस पर बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते। क्या समझा जाए कि देश का मुसलमान इतना अछूता हो गया है, चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी हो, उनके लिए कोई मतलब नहीं है? देखिए 2 पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो पहलू ये है कि जो पॉलिटिक्स है, जो जिस पॉलिटिक्स के ज़रिए सरकार चलाने का उनको ये तमाम अधिकार मिले हुए हैं, वो पॉलिटिक्स उन्होंने धर्म पर आधारित कर दिया अनफॉर्चुनेटली। और उनकी जो धर्म पर जो आधारित पॉलिटिक्स है उसमें यह है कि नफ़रत, ठीक है। लेकिन अब उसका दूसरा पहलू देखिए कि पूरी की पूरी सरकार भी जब नफ़रत फैलाने में लग गई, खुद माननीय प्रधानमंत्री साहब के बयान थे कि साहब ये घुसपैठिए हैं, ये सिंदूर आपका छीन लेंगे, ये आपका जो होता है मंगलसूत्र छीन लेंगे, उसके बावजूद भी उनको कितने % वोट मिले। तो ये चीज़ को नहीं भूलना चाहिए देश के लोगों को कि नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन इस तहज़ीब को, हिंदू मुस्लिम एकजुटता को मानने और प्यार करने वाले लोगों की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है। और जब तक ये संख्या ज़्यादा है, जब तक डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में आपके ख़िलाफ़ अगर बुरा वक्त चल रहा है, जैसे मुसलमानों का बुरा वक्त चल रहा है, तो यहाँ पर सब्र की एक अपील होती है कि साहब सब्र करिए आप, क्योंकि ये वक्त भी हमेशा तो रहेगा नहीं। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त कहाँ से रहेगा। तो अच्छे वक्त में आप घमंड मत कर लीजिए, सब्र से काम लीजिए उस वक्त भी आप, और जब बुरा वक्त चल रहा हो तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, वहाँ भी आप सब्र से काम कर लीजिए, ले लीजिए। अब इस पॉलिटिकल पार्टी का तो चूँकि ईंधन है नफ़रत पे आधारित, उस नफ़रत
को वो अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब हो रहे हैं उसमें और भी अगर चीज़ें कर ली जाए, जैसे कि अगर आपका इलेक्शन है, इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए ना हो, बैलेट के ज़रिए हो जाए, तो और पता लग जाएगा कि इस नफ़रत की पॉलिटिक्स को कितने लोग पसंद करते हैं। अगर बैलेट पे हो जाए तो मेरे ख्याल 10% भी उनकी तादाद नहीं रह जाएगी जो नफ़रत की पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। कुछ लोग जैसे नफ़रत की बात कर रहे हैं, विजय शाह ने नफ़रत की बात करी, लेकिन हिंदुस्तान में मेरे ख्याल है बहुत सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे मंत्री हैं, किसी ने तो नहीं करी ना, एक आदमी ने करी। अब एक आदमी ने करी तो आप उस चीज़ को पूरी बीजेपी को कटघरे में लाके खड़ा कर दीजिए, वो भी चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो बीजेपी का जो प्रधान है, माननीय प्रधानमंत्री जी, जब वो ये वाली बातें करते हैं तो दूसरे लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी। तो फिर ये लगता है फिर उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होगा, उनको निकाला भी नहीं जाएगा। तो फिर लगता है कि भाई मिला जुला है सारा कुछ। तो जब मिला जुला लगता है तो यहाँ पर फिर एक दुख तो होता है। लेकिन ये दुख के लिए मैं लोगों से अपील ये करता हूँ कि भाई सब्र से काम लीजिए, क्योंकि संविधान हमारा सुप्रीम है और संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसमें सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। एक बार सरकार ऐसी आ गई है अगर कि जो आपके ख़िलाफ़ है या धर्म के आधार पर काम कर रही है, तो ऐसी भी सरकारें आएंगी जो धर्म के आधार पर काम ना करें, जो आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अब आज की डेट में आप जैसे अभी की सरकार की बात करूं मैं, वक्फ पे कानून लेके आ गए कि साहब पूरे के पूरे मुसलमानों का वक्फ छीन लेते हैं हम। अब उन्होंने प्रचारित तो ये किया, प्रचारित मीडिया में सब जगह कि इससे मुसलमानों का फ़ायदा होगा, लेकिन वो क्या फ़ायदा होगा एक फ़ायदा नहीं बता पाते वो लोग। तो अब इसमें क्या है कि साहब हम मुसलमानों का फ़ायदा करेंगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री साहब बयान देते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान और क्या क्या वो सबका, उनकी जो कथनी करने वाली बात है। लेकिन जब उनकी करनी को हम देखते हैं कि एक भी एमपी नहीं है आपके पास पार्लियामेंट में, लोकसभा में, एक भी आपका एमएलए नहीं, एक भी मंत्री नहीं, इवन कि हज का मंत्रालय भी किसी मुसलमान के पास नहीं। और फिर आप बात करते हो सबके साथ की, सबके विश्वास की, तो विश्वास कहाँ से आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं ना कि महिलाओं को हम शिक्षित करेंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, उनको बढ़ावा देंगे। नहीं, महिलाओं को रोजगार देंगे, अच्छी बात है, महिलाओं को शिक्षित करिए, अच्छी बात है। कैसे करेंगे मगर वो उसके लिए कौन सा तरीका उन्होंने बताया। वक्फ की ज़मीनें लेंगे, उनको उनके हक में लेंगे। उसके वक्फ अमेंडमेंट को चूंकि मैंने भी चैलेंज किया हुआ है, मुझे उसमें कहीं पर एक लफ्ज़ दिखा दीजिए कि साहब वो वक्फ की ज़मीनें छीन करके महिलाओं के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, एक दिखा दीजिए मुझे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो फ़ायदा बता दो भाई। तो उन्होंने कहा साहब हम कल बताएंगे फ़ायदा, कल बताएंगे। ठीक है साहब, कल भी आ गई, अब अगले दिन भी फ़ायदा नहीं बता सके, अब एक हफ्ते बाद बताएंगे हम फ़ायदा। एक हफ्ते बाद भी हो गया, फिर नहीं बता पाए। सर काउंटर एफिडेविट में बताएंगे फ़ायदा, अब काउंटर एफिडेविट भी आ गया, अब भी कोई फ़ायदा नहीं बता पा रहे। तो ये क्या है, ये कुतर्क हैं। ये बेसिकली ये कहना कि हम इससे मुसलमानों का फ़ायदा कर देंगे, कुतर्क हैं ये। क्योंकि जो व्यवस्था है ना वक्फ के अंदर, व्यवस्था क्या है कि डीएम जिस भी वक्फ की ज़मीन पे खड़ा होके ये कह देगा कि साहब मुझे लगता है ये वक्फ नहीं है, तो उसी वक्त से वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और वो सरकारी ज़मीन बन जाएगी। और सरकारी ज़मीन जब बन जाएगी तो सरकार उसका जैसे चाहे इस्तेमाल करे, क्योंकि डीएम के आदेश का कोई चैलेंज नहीं है। डीएम के आदेश के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। तो अब बताइए कहाँ जाएगा मुसलमान कि आपने उसकी वक्फ छीन ली, फिर आप उसका इस्तेमाल क्या करेंगे। अभी लाल मस्जिद है यहाँ पर निज़ामुद्दीन के पास में, बड़ी हमने उस पर लड़ाइयाँ लड़ी। लाल मस्जिद में मेरा ख्याल है अच्छी खासी एकड़ ज़मीन है, 10-15-20 एकड़ ज़मीन है, बहुत प्राइम लोकेशन की लैंड है। उसको सरकार ने छीन लिया। उसको सरकार ने, जो सरकार के जो सीआरपीएफ थी, सीआरपीएफ ने या सीआईएसएफ जो भी थी वहाँ पर, उन्होंने अपनी संगी ने अपनी बंदूकें हमारे ऊपर रख दी, ताकत के बल पे छीन लिया। वक्फ में देश का गज़ट में है, वो गज़ट से बड़ा तो कोई डॉक्यूमेंट होता नहीं है कि वक्फ लैंड है। और सरकार ने उसे 50 लाख रुपए में सीआईएसएफ को या सीआरपीएफ जो भी है उसको बेच दी। 50 लाख रुपए सरकार को चाहिए थे, हमसे ले लेते सरकार 50 लाख रुपए, अब वो दे दी और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप जब बात करते हो कि साहब हम पे यकीन रखिए, भाई किस बात पे यकीन करें। आपने हज तक का तो मंत्रालय मुसलमान को नहीं दिया, किस बात पे यकीन करें। एक मंत्री आपके पास नहीं मुसलमान, किस बात पे यकीन करें।
पर इसमें भी तो दो पहलू सर निकल करके आए ना वक्फ के मामले पर। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता नहीं पाती फायदे, पर मीडिया के सामने आकर के वही किरण रिजिजू साफ तौर पर कहते हैं कि साहब हम मुस्लिम महिलाओं को हक देंगे, और यही अगर एडवोकेट शाहिद अली मीडिया के सामने ये जाकर के कहते हैं कि साहब देखिए कि मदरसा मस्जिद जो है सब छीन ली जाएगी, एडवोकेट शाहिद अली तो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, तो सरकार ऐसे में क्या कर रही है फिर? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम तो रिजिजू साहब से भी ये बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कैसे होगा हमें तो बता दो भैया। अच्छा हमें मत बताइए, किसी रिक्शे वाले को समझा दीजिए। एक रिक्शे वाले को आप इंडिपेंडेंट को ले आइए जो सरकारी मुसलमान ना हो, जो गुलाम मुसलमान ना हो, वो बता दे कैसे फ़ायदा होगा। मुसलमान छोड़ दीजिए, किसी हिंदू को ले आइए आप। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई देश का हिंदू अगर आके ये कह दे कि साहब फ़ायदा ऐसे होगा, हम मान लेंगे उसकी बात, मगर तथ्य तो बताए, एविडेंस तो दे कि कैसे फ़ायदा होगा। कहाँ लिखा हुआ है? पूरा वक्फ अमेंडमेंट उठा के देख लीजिए। अगर एक भी लफ्ज़ लिखा हो कि साहब इससे मुसलमानों को ऐसे फ़ायदा होगा, तो आप जो मन में हो वो कर लीजिए। लेकिन जो लिखा हुआ है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो समाअत हुई, जो वहाँ पर साफ चीज़ निकल के आई, क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेजिस्लेशन को स्टे कर दिया? हिस्ट्री बनी है ना, पहली बार हुआ है ना ऐसा, क्यों कर दिया साहब? इसीलिए कर दिया कि वहाँ पर 3-4 सवालों के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किए जवाब नहीं दे सके। फ़ायदा क्या है नहीं बता सके। ज़मीनें आप क्यों ले लोगे साहब? जो वक्फ हैं ऑलरेडी सैकड़ों सालों से, हज़ारों साल से, वो तो वक्फ हैं। अब कोई कब्रिस्तान है, वक्फ बाई यूज़र है, तो कब्रिस्तान ही है ना वो, तो उसको आप कैसे ले लोगे? तो जब इन चीज़ों का आप जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं बता पाते, और तो मीडिया में तो आप फिर कुतर्क कुछ भी कर सकते हो। तो कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं होता ना भाई। तर्क का तो वितर्क हो सकता है, वितर्क का जवाब तर्क में होता है, लेकिन कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। तो ये पूरे का पूरा जो कानून है कुतर्क पे बेस्ड है। जैसे कि आपने कहा कि चैलेंज करें हुकूमत के, कोई मुसलमान इसके समर्थन में आकर के बोल रहा हो, पर किरण रिजिजू हों, देश के प्रधानमंत्री हों, वो तो वोहरा मुसलमानों के साथ में फ़ोटो डाल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि साहब देखिए वोहरा मुसलमान जो हैं हमारे साथ हैं। कुछ दरगाह से भी लोगों को जोड़ लिया गरीब नवाज से कि देखिए ये लोग हमारे पास आए और हमें मिठाइयाँ खिला रहे हैं कि साहब इतना बढ़िया बिल लेकर के आई है मुसलमानों के हक़ में। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी अगर, मैं सबसे बात करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप भी थे, वहाँ पर आपने भी हियरिंग देखी। सरकार तो नहीं बता सकी कि कौन सा फ़ायदा है। कोई अगर ये कहता है कि साहब फ़लाँ मुसलमान बता देगा या फ़लाँ हिंदू बता देगा, हम उससे बहस करने के लिए तैयार हैं। एक फ़ायदा बता दीजिए साहब, हम आपकी बात को सच मान लेंगे। जहाँ तक अब दूसरी वाली बात है कि साहब वोहरा मुसलमान ने उनका स्वागत किया या दरगाह वाले मुसलमान ने स्वागत किया, देखिए सबका अपना अपना एक हक़ है। हमारा देश ना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर आदमी को अपनी बात करने का, यहाँ पर हर आदमी को अपने आइडियाज़ को फॉलो करने का हक़ है विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वोहरा मुस्लिम के लिए अगर वो अलग बोर्ड बनाना चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं, उसका बनाइए। जो वोहरा की ज़मीन है वो वोहरा के पास रहे, जो हिंदू की ज़मीन है वो हिंदू के पास रहे, जो मुसलमान की ज़मीन है मुसलमान के पास रहे, जो क्रिश्चियन की ज़मीन है क्रिश्चियन के पास रहे। हम कहाँ मना करते हैं, बिल्कुल करें। आगा खानी के लिए आप बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए। शियाओं के लिए आप कहते हैं हम शियाओं के लिए बनाएंगे, शियाओं के लिए तो ऑलरेडी है, उनका वक्फ बोर्ड अलग है, उनके सब कुछ ज़मीनों का सारा सिस्टम अलग है। तो ये जो चीज़ आप करते हो कुरीतियों की बातें, जैसे एक उन्होंने कहा कि साहब हम इसमें महिलाएं आ जाएंगी, आपने महिलाओं की संख्या को सीमित कर दिया 2 तक। अब तक जो प्रावधान है उसमें कितनी भी महिला हो सकती हैं, पूरे का पूरा बोर्ड भी महिलाओं का हो सकता है, लेकिन आपने कह दिया अब 2 से ज़्यादा नहीं होंगी। उधर आपने जब हिंदू की बात करते हो साहब वक्फ बोर्ड के अंदर, तो वहाँ पर हिंदुओं की सीमा को आप निश्चित नहीं करते हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताइए साहब आपने कहाँ लिखा है कि सिर्फ 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। बोले तो कितनी भी हो सकती है, पूरा पूरा वक्फ बोर्ड भी हिंदू का हो सकता है। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा एक बता दीजिए हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कौन सा मुसलमान, कौन सा गैर हिंदू है? तो उनके पास एक नहीं था। बात तो ये करते हैं कि साहब हमने 10 साल से तैयारी करी, हमने 1 करोड़ 50 लाख लोगों के पास में जेपीसी गई, इतनी सारी मीटिंग करी, एक आंसर उनके पास नहीं था। ना तो इस बात का था कि साहब बता दीजिए कैसे फ़ायदा होगा, ना इस बात का था कि बता दीजिए साहब कौन से हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में गैर हिंदू हैं तो यहाँ पे क्यों होने चाहिए, ना इस बात का था कि आपने हिंदुओं की संख्या निर्धारित नहीं करी, ना इस बात का था कि डीएम की पावर जुडिशरी से ज़्यादा कैसे हो सकती है। जुडिशरी का काम टाइटल डिसाइड करने का होता है, तो डीएम कैसे कह सकता है किसी भी ज़मीन को कि साहब ये वक्फ नहीं है और फौरन वक्फ नहीं मानी जाएगी, और वो चैलेंज भी नहीं हो सकता ऑर्डर। तो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे सके। ऊपर से ये वक्फ बाई यूज़र को समझिए आप,
जैसे मेरे वालिद साहब ने ज़मीन कब्रिस्तान को दे दी, 10 बीघे, 20 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे कब्रिस्तान को दे दिया, वहाँ कब्रिस्तान चल रहा है। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया, उस वक्त कोई होता भी नहीं था भाई, रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बहुत बाद में आया है। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे दान दे देते हैं, तमाम मज़हब के लोग दान दे देते हैं। अब वहाँ एक कब्रिस्तान आ गया, 100, 200, 500 साल कब्रिस्तान चल रहा है। अब आप कहते हो कि साहब ये तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये सरकारी हो जाएगा क्या? या हमारे बच्चे या हमारे उनके बच्चे आगे कल को कहें साहब ये ज़मीन तो मेरी है, वक्फ के पास क्या है, तो वो ज़मीन को ले लेगा क्या वक्फ से? वो तो नहीं ले सकता ना। तो ये चीज़ों को ये जो ख़त्म करना चाहते हैं, बेसिकली सारी की सारी चीज़ें अगर आप सब चीज़ों को एक साथ मिला दें तो साफ लगता है कि वक्फ को छीनना चाहते हैं। तो ये बात हमारे पास से ना आगे बढ़ के जा चुकी। हमें तो कह सकते थे हम भड़का रहे हैं, उन्होंने हमें सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया। एक उनके एमपी का किसी का स्टेटमेंट आया था कि साहब वो हाँ गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। अब ये इस तरह की ये छिचोरी बातें करते हैं, देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, ये बेसिकली आतंकवादी ज़माने हैं इन लोगों की। तो ये मैं इनका ऐसे लोगों का मुआवजा उन्हीं से करता हूँ, आतंकवादियों से, जो इस तरह की बातें करें कि साहब जो सच बात बोले वो तो गलत हो गया और आप झूठ अपना कुछ भी बोलो। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बीते दिनों से लगातार वफ़ का मामला, सोफिया कुरैशी, भारत पाकिस्तान का जिक्र चल रहा है, पर हमने देखा कि पहली बार इतिहास में ये हुआ कि कश्मीर के मुद्दे पर कोई तीसरा मुल्क आकर के ये साफ तौर पर कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं इस मुद्दे को हल करना चाहता हूँ। फिर यही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को एक डिनर पर निकल जाना चाहिए अपनी डेट के लिए। फिर यही डोनाल्ड ट्रंप कल बयान देते हैं कि एप्पल को अपनी कंपनियां देश में बंद कर देनी चाहिए और भारत इतना कैपेबल है कि वो खुद ही सारी चीज़ें कर सकता है। पर हुकूमत ये दिखाने की कोशिश कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप के बहाने दबा करके तुर्की को बायकॉट किया जा रहा है, हमने तुर्की के ऊपर नकेल कस दी। कैसे देखा और समझा जाए? देश का अपमान नहीं है, क्योंकि यही हुकूमत है जो कहती है कि भारत के आंतरिक मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले कश्मीर हमारा है, जो पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया वो भी हमारा है, और यहाँ वाला जो है वो तो है ही हमारा। तो कश्मीर पे कोई आदमी बात करता है कि साहब हम समझौता कराएंगे, किस बात का समझौता कराएंगे? साहब हमारा है ना। समझौता कराने के लिए आप बात करते हो तो आप कहिए कि हम कश्मीर पाकिस्तान से दिलवा रहे हैं बिना लड़ाई के, दिलवा दीजिए। तो आप नहीं दिलवा रहे। आप तो समझौता कराने की जब बात करते हो तो कहीं ना कहीं इंटेंशन ये होती है कि कश्मीर को हमसे अलग कर देंगे। वो कोई नहीं कर सकता कश्मीर को हमसे अलग। बल्कि हमने तो इस बार भी कोशिश ये करी, देश के नेतृत्व से आग्रह किया, हमने जंतर मंतर पे बहुत बड़ी रैली भी निकाली, जिसको आप लोगों ने कवर भी किया, कि हमने कहा कि इस बार पाकिस्तान को नहीं छोड़िए, बहुत हो गया, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए ताकि कभी आंख भी न उठा के देखें। जितने भी आतंकवादी वहाँ पे पल रहे हैं, अगर एक बार ख़त्म कर दिया जाए तो आतंकवाद का सफाया हो जाएगा ना। अनफॉर्चुनेटली एक ट्रंप नाम का एक आदमी आता है और वो आगे कहता है कि साहब मैंने वार रुकवा दी, और हमने अनफॉर्चुनेटली वार रोक भी दी। ठीक है, वार से नुकसान होते हैं, लेकिन जब तक उसका आतंकवाद का सफाया वहाँ से नहीं होगा, और आतंकवाद का सफाया वहाँ से कब होगा? जब पाकिस्तान नाम का मुल्क ही ना रहे। मिसेस गांधी थी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। अभी वहाँ पर हम कई टुकड़े उसके कर सकते थे। अगर हमने, मेरे ख्याल है, वार लंबी होती थोड़ी सी तो बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ खुद अटैक कर लेता, अलग हो जाता, तो उसमें हमारा फ़ायदा होता। POK हमारे पास होता, उसमें हमारा फ़ायदा होता। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर ट्रंप वाले एपिसोड को अगर देखा जाए तो यस, हमें बहुत शर्मिंदगी फील होती है। अब तीसरा पक्ष यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा सब तीसरा पक्ष? वो नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो नेतृत्व है, हम नेतृत्व से अपने से आग्रह करते हैं कि इस तरह की चीज़ों में ना आ जाएं, और आते हैं तो फिर देश हमारा सक्षम है। नेतृत्व को बदलने में भी देश सक्षम है, नेतृत्व को बदला जाएगा। फिर जो दूसरी वाली बात है कि ट्रंप साहब यहाँ पर एप्पल बना लीजिए, वहाँ पर एप्पल बना लीजिए। ट्रंप साहब तो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि साहब मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूँ, और वो उसी तरह से अपनी, कभी वो कहीं जाते हैं, कभी वो कहीं जाते हैं। उनके पास भी एक बिजनेसमैन है, जैसे हमारे पास 2 हैं, उनके पास 1 है। वो पूरी दुनिया एक को देना चाहते हैं। हमारे वाले जो नेतृत्व है वो पूरा हिंदुस्तान उठा के उनको देना चाह रहा है। जो 2 हैं, अभी फार्मर्स एक्ट बनाया था, क्यों बनाया था? कि साहब पूरे देश की ज़मीन उनको दे दी जाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मेरे ख्याल है, ये जो दुनिया के अंदर एक संतुलन है ना, ये संतुलन को ख़राब करने वाला है। जब जो चीज़ संतुलन को ख़राब करने वाली है तो पूरी दुनिया को सोचना होगा कि इस अमेरिका का भी कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए।